नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं बात मुद्दे की। मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई। पार्टियां अपने अपने समर्थन में लाने की कोशिश कर रही हैं, कवायद कर रही हैं। अगर अभी का गणित देखा जाए तो अंक गणित के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के 2 प्रत्याशी और कांग्रेस के 1 प्रत्याशी चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच अगर हम देखें कि किस तरह से फ्लोर मैनेजमेंट होता है, क्रॉस वोटिंग का जिक्र है, और इन सब के बीच एक बार फिर कवायद शुरू हो गई है। वो जो कल तक कमलनाथ के साथ थे, कमलनाथ सरकार के साथ थे, वो आज शिवराज सरकार के साथ है और नरोत्तम मिश्रा के साथ वो शिवराज सरकार को समर्थन दे रहे हैं। अब मैं उन 5 लोगों का जिक्र कर रहा हूं जिसमें 2 निर्दलीय और सपा बसपा के विधायक हैं। ये सरकार के लिए मजबूत स्तंभ थे और अब वो फिर इस सरकार के साथ। किस तरह से होगा आने वाले वक्त में, प्रथम वरीयता किसे मिलेगी, इसको लेकर बहुत से सवाल हैं, बहुत से जवाब हैं और ये जारी है। तो चलिए, यही हमारा आज का विशेष, राज्यसभा और राजनीति। लोहिया जी को आवाज। उन्नीस जून को मध्य प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान होगा। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने अपनी अपनी रणनीति तैयार कर ली है। देश में बदले सियासी समीकरण के बीच राज्यसभा चुनाव का गणित भी बदल गया है। कभी अंक गणित में 2 सीटें जीतने वाली कांग्रेस अब शायद 1 सीट पर ही संतोष कर पाएगी। वहीं बीजेपी की इस चुनाव में बल्ले बल्ले दिखाई दे रही है, क्योंकि अंक गणित में वो अब कांग्रेस से आगे है। बुधवार रात बीजेपी की डिनर डिप्लोमेसी में सपा, बसपा और निर्दलीय मिलाकर 7 विधायकों का साथ मिला है। मामला सिर्फ राज्यसभा चुनाव तक ही सीमित नहीं है, बल्कि चिंता दोनों दलों को 24 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भी है। यही वजह है कि कांग्रेस ने जहां 2 दिन लगातार अपने विधायकों को बुलाकर मंथन किया, वहीं बीजेपी भी कल से लगातार एक्टिव मोड में है। डिनर डिप्लोमेसी को इससे जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं आज हुई बीजेपी प्रबंधन समिति की बैठक में कहा गया है, उपचुनाव में कांग्रेस के 15 सालों के कुशासन को लेकर जनता के बीच जाना है। इधर कांग्रेस भी बीजेपी पर छठ कपट और जोड़-तोड़ कर सरकार गिराने का आरोप लगाने के साथ जनता के जनादेश का अपमान बता रही है। आइए एक नजर डालते हैं मध्य प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों के अंक गणित पर। मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव का रण। राज्यसभा की 3 सीटों के लिए बिछी बिसात। 19 जून को होना है मतदान। बीजेपी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया, सुमेर सिंह सोलंकी को बनाया है उम्मीदवार। कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह, फूल सिंह बेरैया को मैदान में उतारा। प्रदेश में विधानसभा की 230 सीटें, 22 विधायक दे चुके हैं इस्तीफा। 2 विधायकों के निधन के चलते सीटें हुई रिक्त। अभी वर्तमान में विधायकों की कुल संख्या 206। बीजेपी के पास है 107 विधायक, तो कांग्रेस के पास 92 विधायकों की संख्या। इसके अलावा सपा, बसपा और निर्दलीय मिलाकर कुल 7 विधायक। 1 सीट जीतने के लिए 52 विधायकों की जरूरत। अंक गणित के हिसाब से बीजेपी को 2 राज्यसभा सीटें मिलना लगभग तय। कांग्रेस के खाते में 1 सीट। इसके अलावा विधानसभा उपचुनाव की बात करें तो जो 24 सीटों पर चुनाव होना है, उसमें ग्वालियर चंबल से 16 सीटें आती हैं। यही वजह है दोनों दलों की नजर इसी क्षेत्र पर जमी है। बीजेपी प्रबंध समिति की बैठक में भी शिवराज सिंह चौहान के अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया की ज्यादा से ज्यादा चुनावी सभाएं और अन्य प्रचार प्रसार की रणनीति बनी है। न्यूज़ वर्ल्ड डेस्क।
तो देखा आपने, राज्यसभा और राजनीति पल पल बदलती है, निष्ठाएं भी बदलती हैं। पीछे कुछ माह पहले जो गणित था वो ये कह रहा था कि मध्य प्रदेश में 2 कांग्रेस और 1 बीजेपी की सीट राज्यसभा में निर्वाचित हो, लेकिन अब सरकार भी नहीं रही और बाकी सारी परिस्थितियां भी जो है वो बदल गई हैं। अब कांग्रेस के बजाय बीजेपी के पास 2 और कांग्रेस के पास 1। तो चलिए इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम अपने मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, साथ ही ब्रजगोपाल लोया भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, ब्रिजेश पांडे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ब्रिजेश जी, कैसे देख रहे हैं आप इस चुनाव को? कभी आपका पलड़ा भारी था, लेकिन अब आप पिछड़ गए। देखिए रिजवान जी, राजनीति बहुत सारी प्रायोगिकताओं का खेल होता है। जिस तरह से कल मुख्य चुनाव आयुक्त जी ने इस तरह से बताया कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 की धारा 245(1) के तहत राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो रही है और उस प्रक्रिया के तहत कोई बहुत जरूरी नहीं है कि सभी विधानसभा सीटें भरी होना चाहिए। उसके बाद और माननीय हाई कोर्ट में इस याचिका को खारिज करने के बाद कि राज्यसभा का चुनाव कल संपन्न हो। मध्य प्रदेश में जो विधानसभा में विधायकों की संख्या है वो एक के लिए 52 वोट चाहिए। 230 सदस्यों वाली विधानसभा में वर्तमान में जो है 206 सदस्य हैं। भाजपा के पास अभी 107 सदस्य हैं, कांग्रेस के पास 5 नए सदस्य हैं। ब्रिजेश पांडे, आपको मेरी आवाज आ रही है? ब्रिजेश पांडे आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन रहा हूँ। मुझे इतनी व्याख्या नहीं चाहिए आप तो हम अपनी रिपोर्ट में दिखा चुके हैं ये सारी बात। मुझे तो आपसे ये समझना है कि तस्वीर बदल गई है, सरकार भी नहीं रही, तस्वीर भी बदल गई है और आप चूक गए हैं। ये परिस्थितियां जो बनी है, मैंने उसका जिक्र कर रहा था। उस पर क्या कहेंगे और क्या लग रहा है आपको? आपका दावा है लगातार कि आप दोनों 2 सीटें जीतेंगे, लेकिन अब आपको क्या लग रहा है? प्राथमिकता वरीयता किसको दी जानी चाहिए? ऐसे बहुत ढेर सारे सवाल लगातार उठ रहे हैं। देखिए रिजवान भाई, सबसे बड़ी बात यह है, दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों ने, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी, दोनों ने अपनी बारी का पार्टी के शीर्ष नेताओं के निर्देश पर तय कर दिया। कांग्रेस पार्टी से राजा दिग्विजय सिंह जी पहली बारीता के प्रत्याशी हैं, तो भारतीय जनता पार्टी से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं। मेरा ऐसा कहना है कि कांग्रेस पार्टी उस समय जो आपने सवाल किया, अब आपकी आवाज अब स्पष्ट आ रही है। कांग्रेस पार्टी ने प्रथम दृष्टया ही राजा दिग्विजय सिंह जी को बारीता देने के लिए अनुबंधित किया और 52 विधायकों में से हमने 54 विधायकों को आरक्षित किया है कि राजा दिग्विजय सिंह साहब को वोट करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से आज और कल रात के बीच घटना चक्र घटित हुआ, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र जी जो है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी सिद्धस्त है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अंदर तिक्रम से षड्यंत्र करके इस मामले में उसकी जोड़ तोड़ में उसकी सदस्यता है और उसमें पीएचडी है। जिस तरह से उन्होंने बहुजन समाज पार्टी, निर्दलीय विधायक, सपा विधायक को उन्होंने डोरे डाले और डालकर डिनर पॉलिटिक्स में शामिल किया, ये राजनीति की शुचिता के खिलाफ बात है। राजनीति जो होता है संभावनाओं को खेल होता है, लेकिन राजनीति में एक स्तर होना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, अच्छा राजनेता राज्यसभा चुनाव चल रहे हैं, आप ये करते, ये बात समझ में आ रही थी कि आप मॉक पोल करें, मॉक पोल के माध्यम से अपने विधायकों को समझाएं, वहां तक तो ठीक था। लेकिन जो चुनाव में जीत के जन आए हुए हैं उनको मोटिवेट करना, उनके साथ वही कंस्पिरेंसी करना जिस तरह से कांग्रेस को एक गुट को तोड़ करके आपने अपनी सरकार आनंद फानंद में बनाई, ये सब गलत परंपरा है और मैं समझता हूं इससे लोकतंत्र की हत्या होती है और इससे लोकतंत्र के इतिहास में काला धब्बा की शुरुआत होती है, जो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में कर रही है। ये मध्य प्रदेश के इतिहास के लिए, राजनीतिक इतिहास के लिए अच्छे समीकरण नहीं, अच्छे संकेत नहीं। चलिए ब्रजगोपाल लोया से मैं जवाब लूं इससे पहले
वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम आएंगे, चर्चा फिर जारी रखेंगे। मध्य प्रदेश सरकार स्टेट कंट्रोल रूम ने लोगों की सुविधाओं के लिए कुछ हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। किसी भी तरह की चिकित्सा सहायता, आवश्यक सामान, दूध, राशन, सब्जी, गैस की आपूर्ति, ट्रांसपोर्टेशन, सफाई और निगम की सेवा के लिए इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। लैंडलाइन नंबर है 0755241180। व्हाट्सएप नंबर है 8989011180 और टोल फ्री नंबर है 104 181 और 1100। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा विशेष बात मुद्दे की, राज्यसभा और राजनीति। इस विषय पर हम बात कर रहे थे। ब्रज गोपाल लोया, आपने छल से सरकार बना ली, परिस्थितियां हैं, वरीयता है, ये सारी तरह की चीज़ें हैं, और अब राज्यसभा का निर्वाचन तकरीबन ये तय है कि किस तरह से होने वाला है। 2 और 1 का आंकड़ा जो है वो नज़र आता है। अंक गणित की बात करें, क्रॉस वोटिंग का संकट तो दोनों तरफ है, लेकिन दोनों तरफ से लोगों ने अपनी दलील निष्ठा दिखाई है। ये अलग बात है कि जो कल तक कमलनाथ सरकार के साथ थे, अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। वो कह रहे हैं हाईकमान ने उन्हें कोई निर्देश नहीं दिया और अभी तो हम बीजेपी को वोट करेंगे। तो चलिए, अब ये खबर आपके लिए अच्छी है, लेकिन आने वाले वक्त में बहुत ढेर सारी आजमाइश भी होगी। कैसे देखते हैं इन सारी चीज़ों को, और लोकतंत्र में ये जो तरीका है, ये जो खरीद फरोख्त जिसका आरोप लगता रहा है, ये क्या कहीं कोई चिंता में डालता है कि नहीं डालता? नहीं, देखिए रिजवान जी, इसमें ये जो खरीद फरोख्त और छल शब्द है, ये थोड़ा कठोर शब्द है। आप समझिए, कांग्रेस अपने कुनबे को नहीं संभाल सकी, उसके कारण कांग्रेस की सरकार गिरी। और उसके मूल में अगर आप जाएंगे तो केवल कमलनाथ जी का एक अहंकार पूर्ण बयान है कि जब उन्होंने ये कहा कि आना है तो सड़क पर आ जाएं, तो राजा महाराज ने उन्हें सड़क पर ला दिया। ये 2 अहंकारों की बात थी। परंतु मैं मूल में ये जानना चाहता हूं कि जहां तक इस राज्यसभा चुनाव की बात है, तो हम 107 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के इसके पूर्व में भी थे, जो आज पूरे एक साथ एकजुट हैं। उनमें 7 सदस्य जो निर्दलीय, अन्य सपा बसपा ये जो सब थे, वो आज हमारे साथ हैं। कल 5 लोग प्रदेश कार्यालय में गए थे, जो 2 अन्य लोग रह गए थे। वो आज वो सम्मानीय विधायक गणों ने पत्र भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। जहां तक सवाल कांग्रेस का है, तो वो सनातन रूप से जो करती आई है, अपने स्वतंत्रता के बाद से जिस तरह की घृणित राजनीति उन्होंने शुरू की थी, वो इसमें भी उस परंपरा का वो पालन कर रहे हैं। पालन ऐसे हो रहा है कि सीट 1 जीत सकते थे, दिग्विजय सिंह जी को भेजना था, परंतु एक आदमी की बलि चढ़ानी थी, उसका सम्मान कम करना था, उसके लिए फूल सिंह बरैया जी को बीच में फंसा दिया। केवल कोई कारण नहीं है उनके। इस समय कांग्रेस के पास जो स्वयं के 92 हैं, 92 विधायक हैं, वो विधायक भी पूरे बैठक में उपस्थित नहीं थे। 6 विधायक कम थे। एक तो स्वास्थ्य कारणों से नहीं थे, परंतु 6 विधायक कम होना बड़ा चिंता का विषय कांग्रेस को होना चाहिए कि आज भी उनके यहाँ वही परिस्थितियां, वो केवल यहाँ नहीं है, राजस्थान में भी वही परिस्थितियां हैं, महाराष्ट्र में भी वही परिस्थितियां हैं। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। सवाल इस बात का है कि कांग्रेस के पास आज एक अपरिपक्व नेतृत्व है, और वो नेतृत्व अपने कुनबे को संभाल नहीं पा रहा है, और जो उनकी गलतियां हैं उसका दोष भारतीय जनता पार्टी पर मढ़ने की कोशिश है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से उसके 2 उम्मीदवार हैं, आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और आदरणीय डॉक्टर सुमेर सिंह जी। वो दोनों राज्यसभा में सहजता से जा रहे हैं। आज की तारीख में 114 मत हमारे पास है। कांग्रेस के पास 92 से कितने कम होंगे ये मैं आज कह नहीं सकता,
परंतु जैसी कि संभावनाएं दिख रही हैं कि 92 मत कांग्रेस को नहीं मिलने वाले हैं। और ये जो कल चुनाव होगा ये आगे की राजनीति की दिशा भी तय करेगा। मध्य प्रदेश में जो इन्होंने प्रदेश की दुर्दशा की थी वो एक अच्छी दशा, कल से फिर एक नई दिशा में प्रदेश आगे बढ़ेगा, ऐसा हमारा, मेरा और भारतीय जनता पार्टी का मानना। तो क्या वो जो 92 नहीं आने वाले हैं, वैसे ज्यादातर आ गए थे अभी तो, लेकिन वो 92 जो नहीं आने वाले हैं, क्या उसमें भी आपके संपर्क में? नहीं, हमारे संपर्क में होने की आवश्यकता नहीं है, हम संपर्क में नहीं रहते। कांग्रेस की समस्या ये है अपने कुनबे को नहीं संभाल पाते। कल उसमें से आपको मालूम है जो 6 अनुपस्थित थे उसमें से 2 बहुत महत्वपूर्ण नेता थे, वे दोनों कल अनुपस्थित थे। अब उनमें एक माननीय लक्ष्मण सिंह जी कई बार अपने बड़े भाई राजा दिग्विजय सिंह जी को ये सलाह दे चुके हैं कि गलत चले। केपी सिंह तो बाकायदा बयान भी दे रहे थे, आ गए हैं। चलिए, लेकिन इसको समझूंगा मैं, लेकिन डॉक्टर शिशिर उपाध्याय अपने बोझ से गुजरात में भी साथ नहीं है, राजस्थान में भी साथ में नहीं है। अभी तो मणिपुर का भी एक ताजा घटनाक्रम है, वहां सरकार गिरने की स्थिति है, लेकिन वो सरकार उलट है, वहां बीजेपी की सरकार खतरे में है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिर चुकी है। कर्नाटक में भी 2 बार ऐसा हो चुका है। ये सारी चीजें हैं। और फिर ब्रजगोपाल लोहिया कह रहे हैं कि आप परिपक्व नेतृत्व, यहाँ तो कमलनाथ नेता थे, देश में सोनिया गांधी नेता है, तो किस तरह की आप परिपक्वता है या इसके पीछे और भी कोई वजह है? और क्या इस तरह की जो परिस्थितियां हैं, अभी तो तस्वीर जो नजर आती है तो यही आती है 2-1, लेकिन ये जो चीजें हैं इसमें आप और कोई तब्दीली देखते हैं? और देश की सियासत में राज्यसभा चुनाव के पहले इस्तीफा देना, किसी और खेमे में शामिल हो जाना, किसी और दल के साथ खड़े हो जाना, ये जो सारी चीजें हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? मैं रिजवान जी बड़े ब्रजगोपाल लोहिया जी की बात से चर्चा शुरू करना चाहूंगा। ब्रजगोपाल जी ने जिस मुद्दे को उठाया है और बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि कांग्रेस की तरफ इशारा करके, कांग्रेस की जो उन्होंने बात की है ब्रजगोपाल जी ने, मैं बिल्कुल, कांग्रेस कई हजार % पीछे चली गई है भारतीय जनता पार्टी से, षड्यंत्र में, खरीदारी में, सौदेबाजी में। पिछले 2014 में जब देश में प्रधानमंत्री के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी आए थे, उसके बाद से गोवा में क्या हुआ, बिहार में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, राजस्थान में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में क्या हुआ। मध्य प्रदेश में 15 साल में दिग्विजय सिंह जी की, शिवराज सिंह जी की सरकार थी और शिवराज सिंह जी की सरकार ने काम किया था। चुनाव के दौरान जनता ने उनको इससे बाहर करने के लिए मत दिया, सत्ता से बेदखल करने के लिए। लेकिन मेरे मित्र ब्रजगोपाल लोहिया जी की जो पार्टी है उसमें बैठे लोग सत्ता में रहने के इतने आदी हो गए थे कि कुछ भी करेंगे इस दिशा में सोच के। और ये बिल्कुल सच्चाई, उन्होंने एक जो बात कही कि कहीं ना कहीं हमारे कमलनाथ जी जो मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे वो संभाल नहीं पाए पार्टी को आपसी कलह में। लेकिन इसी न्यूज बर्ड के इसी शो में हमने ये आज से 6 महीने पहले ये कहा था कि 2 दिग्विजय सिंह जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया और एक और कोई जाएगा, और अभी भी वही हो रहा है, सिर्फ चेहरा बदल गया है। उस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से जा रहे थे, अब भारतीय जनता पार्टी से जा रहे हैं। लेकिन क्या इससे जिस तरीके का बाजार में घुड़साल लगी हुई है, बाजार में जिस तरीके से बिकने को खड़े हैं सारे लोग, ये आज बहुत अच्छे से कह रहे हैं। कुछ दिन पहले इन्हीं ने, आप इनसे पूछिए, ब्रजगोपाल लोहिया जी से मैं पूछना चाहूंगा कि कल तक जिस श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया को देशद्रोही कहते थे, ये आज उनको राज्यसभा में ले जाने के लिए और श्रीमंत माननीय कह रहे हैं। तो क्या लगता है कि पार्टी का चाल चरित्र चेहरा बदला है, कांग्रेसीकरण हो गया है आपका? सत्ता में आप हैं, इसके पहले जब सत्ता में थे, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी, तो इन्होंने जो राव उदय प्रताप सिंह, संजय पाठक, नारायण त्रिपाठी, ऐसे बहुत सारे लोगों को कांग्रेस में लाए थे। जब भी कांग्रेस से भाजपा में लाए थे उसकी जरूरत नहीं थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस पैटर्न पे सत्ता में बैठी है मेरा ये मानना है ब्रजगोपाल जी कि एक ताकतवर विपक्ष भी बहुत जरूरी होता है। आप पूरी कांग्रेस अपने साथ ले आएंगे, विपक्ष बचेगा ही नहीं, तो कैसे आपको कोई दिखा पाएगा आईना?
क्योंकि आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि कांग्रेस जो करती थी उसका लाभ आपको मिला, लेकिन आप जो कर रहे हैं उसका लाभ किसी और को मिल सकता है। आज जो जैसा आपने डॉक्टर सुमेर सिंह का कहा, ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहा, ये सत्ता में आएंगे बदलाव की, लेकिन आप क्या इस बात का सवाल का जवाब दे सकते हैं गोपाल जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जवाब दे सकते हैं क्या कि पिछले 3 महीने लगभग हो रहे हैं मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं किया? मैं बताऊं क्यों नहीं किया आपने? आपको ये खतरा था कि अगर मंत्रिमंडल का विस्तार किया, आपके भी 2 दर्जन से ज्यादा माननीय सम्माननीय विधायक ये कह रहे थे कि अगर मंत्री शामिल नहीं किया तो हम रिजाइन दे देंगे, ऐसी चर्चाएं बाजार में चल रही थी। तो ब्रजगोपाल जी सत्ता में बने रहे ये अच्छी बात है, लेकिन तोड़ फोड़ और जिस तरीके से आप सोचिए कि वो आज मध्य प्रदेश में 24 विधानसभा क्षेत्रों में जो भारी खर्चा आएगा चुनाव का, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? ये जनता के ऊपर ये पैसा खर्च होगा, ये जनता कर्जदार हो रही है, जनता के ऊपर इतना बड़ा वो थोपा जा रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या उनके जो रिजाइन करवाए हैं आपकी पार्टी को सत्ता में अगर सत्ता से लोलुपता नहीं होती तो आप कहते हैं कि ना ज्योतिरादित्य सिंधिया को मैं टिकट देंगे, ना उन जो इस्तीफा देने वाले विधायक हैं, हम भाजपा से टिकट नहीं देंगे, भाजपा से आपके ही प्रत्याशी लड़ते, लेकिन सत्ता में बने रहने के लिए आपने उनको अपने साथ बैठा लिया कि हम उनको बैठा लेंगे। ये चुनाव की पूरी जिम्मेदारी ब्रजगोपाल जी, मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों ने एक बहुत गलत परंपरा डाली और रिजाइन किया, सत्ता लोलुपता के कारण रिजाइन किया, और वो सत्ता लोलुपता के चलते आप लोग कहीं ना कहीं उनको साथ दे रहे हैं। रिजवान जी, जो वर्तमान स्थिति है, मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो हालात हैं ये दिनों दिन और बदतर होंगे। ये राज्यसभा चुनाव तक रुके हुए थे, जैसे ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में भी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने की पूरी तरह से तैयारी थी और ऐसा लग रहा था कि वो बन जाएंगे, लेकिन वो गृह मंत्री के रूप में है, शिवराज जी के संकट मोचक है। लेकिन भाजपा में अगर मंत्रिमंडल का विस्तार जब होगा और लोगों को मौका नहीं मिलेगा तो ये संकट मोचक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा कितनी मदद कर पाएंगे, पार्टी को कैसे बचा पाएंगे, ये देखने वाला होगा आने वाले समय। चलिए मैं आपके पास एक बार और आऊंगा, लेकिन जो गए उनमें से 6 तो मंत्री थे, तो सत्ता तो थी उनके पास। अब उसमें क्या लोलुपता है? सत्ता ही लोलुपता थी, कोई और सौदा था? ये तो डिबेट का विषय है। मैं आऊंगा डॉक्टर शिशिर अगले चरण में आऊंगा मैं आपके पास। लेकिन ब्रिजेश पांडे क्या कहेंगे? आपने नहीं संभले, अपरिपक्व नेतृत्व है और आप नहीं संभाल पाए। क्या मध्य प्रदेश, पूरे देश में आपकी यही गति है, ये दुर्गति होती जा रही है, ये क्यों आपसे नहीं संभल रहे अपने लोग? देखिए, मुझे ब्रज भैया की बात मुझे बड़ी हास्यास्पद लग रही है। इतने पढ़े लिखे विद्वान भाजपा के प्रवक्ता होने के बाद आज ये लाइन से बात हट के बात कर रहे हैं। इनको अच्छी तरह से पता है कि माननीय कमलनाथ जी देश के लोकतंत्र की सबसे बड़ी सांसद, लोकसभा से 9 बार सांसद रहे, केंद्र में मंत्री रहे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने 15 महीने काम किया। शिशिर भाई ने अभी इनको सही आईना दिखाया है और मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बेशर्मी व बदलापुर की राजनीति में उतर आई है रिजवान जी, और सत्ता का इन्होंने जो नंगा नाच किया है, आप देखिए इतना हाई वोल्टेज ड्रामा किसी भी प्रदेश के इतिहास में नहीं हुआ है। सिर्फ एक राज्यसभा चुनाव की सीट के लिए इन्होंने पहली शक्ति परीक्षण कर डाला। अरे लोकतंत्र के आप जो है जनप्रतिनिधि है, इस तरह का संदेश आप जनता के बीच मत भेजिए, क्योंकि अभी राज्यसभा के चुनाव के बाद आपको 24 सीटों के चुनाव में भी जाना है। आप जिस तरह से सत्ता का नंगा नाच कर रहे हैं शिवराज सिंह जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, ये आप पे भारी पड़ेगा, क्योंकि जनता है ये सब जानती है। जनता ये भी देख रही है कि आपके 4 बड़े बड़े नेता इसके लिए आ गए, किस तरह से तोड़फोड़ किया जाए, किस तरह से और षड्यंत्र किया जाए, किस तरह से बदलापुर किया जाए। अरे आप बताइए, प्रकाश जावड़ेकर, बीजे पांडा, नरेंद्र तोमर, डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे, इतने नेता बैठ करके इस बात का मंथन कर रहे हैं कि भाई सपा के विधायक, भाई बसपा के विधायक, इनको भी तोड़ के लाओ, जबकि जीतने के लिए 52 आपको किसी ने मना थोड़ी किया है। आप भी ले आइए अपने सारे नेता, आप अपने सारे नेता ले आइए, आपको किसी ने मना थोड़ी किया। बनती बदलती रहती है। दूसरा कल हमारे पास वही सवाल है कि आपसे अपना घर क्यों नहीं, तब हम हमारे पास 2 सीटें थी और तभी हमने आदरणीय फूल सिंह बरैया जी को अपना दूसरा प्रत्याशी बनाया था। अब परिस्थितियां बदल गई हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप इन लोगों को तोड़ करके अपने पाले में लाइए। आपने तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के बताए सिद्धांत को, आपने पंडित दीनदयाल के बताए सिद्धांत को, आपने राजनीति के बताए सारे भाजपा के आइकॉन जो है
उनके सिद्धांत को आपने दरकिनार कर दिया। ये बहुत गलत परंपरा है राजनीति के अंदर। चल, क्या कहेंगे ब्रज गोपाल? देखिए रिजवान जी, शिशिर जी ने दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण कही। एक तो ये थी कि सत्ता लोलुपता इन लोगों की थी, तो वो तो नहीं थी, वो प्रमाणिक है, क्योंकि वो सत्ताधारी दल में थे और वहां विधायक थे, 6 लोग उसमें से मंत्री थे। दूसरी बात उन्होंने कही थी कि विपक्ष का ताकतवर होना जरूरी है, और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मेरी और भारतीय जनता पार्टी की निष्ठा भी यही है कि विपक्ष स्वस्थ ताकतवर होना चाहिए, परंतु ताकतवर के साथ जिम्मेदार विपक्ष भी होना चाहिए। कांग्रेस जब विपक्ष की भूमिका में आती है तो वह ताकत तो चाहती है परंतु जिम्मेदारी नहीं उठाती है, और ये कांग्रेस की जो कमियां हैं उसके कारण ही कांग्रेस पीछे जा रही है। जैसे मणिपुर में सरकार डावाडोल हो रही है, वहां कुछ कांग्रेस में विधायक गए, आपने जिसकी चर्चा की थी, भारतीय जनता पार्टी ने कोई आरोप कांग्रेस पे नहीं लगाया, हम उसकी चर्चा नहीं करते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि हम अपना कुनबा किस तरह बेहतर से बेहतर संभाल सकते हैं, हम अपने लोगों को, और उसके पीछे का कारण है कि कांग्रेस जो राजनीति करती है वो केवल सत्ता केंद्रित राजनीति है, उसमें विचारधारा और संगठन के लिए कहीं स्थान नहीं है। और ये जो सरकार गिरी है उसके मूल में भी केवल यही है कि सत्ता और संगठन का केंद्र एक ही था। यदि आपने थोड़ा सा सत्ता का विकेंद्रीकरण किया होता तो शायद आप सरकार में होते। तो जो अपने पाप हैं, जो अपनी गलतियां हैं, हमें सरकार बनाना इसलिए हमारी जिम्मेदारी थी कि आप 15 महीनों में मध्य प्रदेश को बर्बादी की कगार पे ले गए। आप हर मामले में ये पैसे का रोना रोते थे, किसान का मामला हो चाहे कुछ भी मामला हो। मैंने कई बार आपसे कहा है कि पूरी सरकार इस प्रयत्न में लगी थी कि आईफा अवार्ड होगा या नहीं होगा, महिलाओं के लिए शराब दुकानें खुलेंगी या नहीं खुलेंगी, और वल्लभ भवन केवल ठेकेदारों के लिए, बड़े रसूखदारों के लिए खुला करता था। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था, और इसके कारण भारतीय जनता पार्टी को जो जिम्मेदारी थी स्वस्थ विपक्ष और जिम्मेदार विपक्ष की, तो उसमें यह भी था कि यदि आप सरकार नहीं चला पा रहे हैं तो हमारी जो भूमिका थी जिम्मेदार विपक्ष की, हमने उसका निर्वहन किया, और साथ ये तय किया कि आज मध्य प्रदेश को बर्बादी से बचाने के लिए हमें सरकार देना पड़ेगी। राजगोपाल लोया, चार्टर्ड प्लेन आपने लेवल कराया, बाकी सारी तरह की चीजें आपने ही राज्य सरकार, अपनी जहां आपकी राज्य सरकार है और जो प्रयोग सफल भी हो, कर्नाटक वहीं आप ले गए, उसके पहले हरियाणा ले गए थे, गुड़गांव ले गए, ये सारी चीज़ें आपने उनके अनुकूल बनाई और उन सुरक्षित क्षेत्र से आपने उन्हें पहुंचाया। आपके ही मंत्री वहां थे, उनका इस्तीफा भी आपके लोग ही लेके आए। ये सारी चीजें तो आपने ही की, और उसके बाद भी आप कहते हैं कि नहीं आप बनाना नहीं चाहते थे, वो तो खुद ही गिर गया। और जाहिर है कि 6 मंत्री बनाए थे उन्होंने, आप 6 से ज्यादा 10 बनाएंगे, तो आप तो मंत्री बना रहे हैं ज्यादा। और इसके अलावा और बहुत ढेर सारे समझौतों, सौदों और बहुत तरह की चीजों का जिक्र है, और खास तौर से ये भी जिक्र है कि जो वास्तविक आपकी करता है, जिन्होंने बरसों से दरी फट्टी बिछाए, जिन्होंने संघर्ष किया, यहाँ तक आए, अब उनके अवसर समाप्त हो रहे हैं उन 22 क्षेत्रों में। देखिए रिजवान जी, आपको एक बात कहूं कि आज के समय में सबसे कठिन काम है कि निर्वाचित होने के बाद अपना पद छोड़ना, फिर पार्टी छोड़ना और फिर से निर्वाचन में जाना। वो कहीं नॉमिनेट नहीं हो रहे हैं, परंतु इसके बाद भी उनमें ये आत्मविश्वास है कि हम जीत के आएंगे। इतना कठिन रास्ता जो अपनाया है, की सरकार ने और जनता से वादा करके आए थे, अभी 15 महीने भी ठीक से नहीं हुए थे, तो जाहिर है बहुत बड़ा जनता से उन्होंने जो वादे किए थे वही नहीं हो रहे थे, और यही छोड़ने का मुख्य कारण बना। और इसीलिए उसी कारण आप ध्यान रखिए कि हरदीप सिंह डंग ने तो इस्तीफा बहुत पहले दिया था, बेंगलोर जाने के भी पहले दिया था। हरदीप सिंह डंग का इस्तीफा हो चुका था। बहुत सारे ऐसे विधायक थे, सबसे पहले एक 28 साल के नौजवान को मंत्री बनाने के लिए आपने पूरी पार्टी में वरिष्ठता क्रम को समाप्त कर दिया, और ये ऐसे बहुत सारे कारण थे, और इन कारणों से सरकार गिरी। और जब गिरी तो हमारी जिम्मेवारी थी कि हम प्रदेश को नेतृत्व दें। वो नेतृत्व की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने और शिवराज जी ने पूरी की। आपने युवाओं को मंत्री नहीं बनाया था, वरिष्ठों को पीछे छोड़कर। कैलाश चावला याद आते हैं मुझे, उन्हें पीछे छोड़कर आपने सारे पूर्व मुख्यमंत्रियों के पुत्रों को या नेताओं के पुत्रों को बना दिया था आपने। और उस समय ये जिक्र नहीं था, लेकिन चलिए तो सियासत है,
अपने अपने तर्क हैं। अंतिम प्रतिक्रिया आपसे चाहूंगा डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। मैं रिजवान जी पांडे जी की बात का जवाब देना चाहूंगा। मैं पांडे जी ने जो कहा ये सच्चाई है कि लंबा अनुभव था, लेकिन मध्य प्रदेश में 15 महीने में इनके मुख्यमंत्री पूरी तरह से फेल साबित हुए। अहंकार जैसा ब्रजगोपाल जी ने कहा बिल्कुल सही था। मैं 15 महीने में मैंने दिग्विजय सिंह जी की सरकार देखी, शिवराज जी की सरकार देखी और इस 15 महीने की सरकार देखी। आम जनता से जितनी दूरी बना सकते थे, उनके मंत्री नहीं मिल पाते थे विधानसभा में, वो कहते थे। तो पांडे जी, सत्ता जाने के पीछे भारतीय जनता पार्टी उतनी ज्यादा जिम्मेदार नहीं है जितनी आपके नेताओं की आपसी लड़ाई जिम्मेदार है। और जहां तक जो हालात आज भी, कमलनाथ जी को किसने कहा था कि प्रदेश अध्यक्ष भी बने रहो और मुख्यमंत्री भी बने रहो? क्यों नहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश का कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया? राज्यसभा में क्यों नहीं भेजने की बात करी? आप लोगों के स्वयं जो सत्ता में थे उस समय जो बैठे थे, वो एक तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूरी सारी शक्ति अपने हाथ में रखना चाहते थे। नहीं तो मंत्री जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्रों को आपने और युवाओं को जब मंत्री बना दिया था, ऐसा भाजपा ने भी किया। चाहे दीपक जोशी हो, चाहे सुरेंद्र पटवा हो, चाहे दूसरे, जैसा आदरणीय रिजवान जी ने कहा, विश्वास सारंग हो, बहुत सारे लोग, विश्वास सारंग जी को, ऐसे लोगों को मंत्री बनाया। और पूर्व बेचारे इतने सीनियर लोग जो बेचारे पड़े रहे, जिनको मंत्री नहीं बनाया, उसके कारण सरताज सिंह जी जैसे लोग छोड़ के चले गए थे। उसके कारण बहुत सारे ऐसे लोग थे जो घर बैठ गए थे। और ब्रजगोपाल जी बिल्कुल सही आपने कहा, लेकिन आज भी आपको ये पता है, यहां हाथ रख के पूछिएगा, पांडे जी को तो पता है कि 15 महीने में पांडे जी कभी अपने मुख्यमंत्री जी से नहीं मिल पाए होंगे और ना आम आदमी मिल पाया होगा। लेकिन आपको पता है कि कर्नाटक कौन लेके गया था, आपको पता है कि कौन वहां से इस्तीफे लेके आया था, आपको पता है कि आपके माननीय, जो अभी नाम लेना ठीक नहीं है, कौन कौन लोग इन विधायकों से कितने दिन से डिस्कशन कर रहे थे। एक तरफ आप सोचिए कितनी बड़ी बात है कि एक तरफ वो कांग्रेस से रिजाइन करते हैं और दूसरी तरफ गिफ्ट में उनको राज्यसभा का टिकट आपकी पार्टी दे देती है। आपने सोचा है कि जयभान सिंह पवैया का क्या दोष है, डॉक्टर गौरी शंकर सेजवार का क्या दोष है, आज मध्य दीपक जोशी का क्या दोष है? ऐसे वरिष्ठ जिनने पार्टी को सींचा है, वो आज एक तरफ खड़े हैं और आपने कल कांग्रेस की तरफ से जो लोग आए थे उनको टिकट दे दिया। तो पार्टी के लोगों का अपमान कर रहे हैं आप। पार्टी के लोग आखिर वो चुनाव मैदान में किस मुंह से, कल तक जिनको आप भ्रष्टाचारी कहते थे, आज उन्हीं के लिए आप वोट मांगने जाएंगे? आपने हर हाल में हर तरह से प्रद्युम्न सिंह तोमर का जम के विरोध किया था। आपने जितना संभव हो सकता है खूब विरोध किया था, लेकिन इन प्रद्युम्न सिंह तोमर हो या चौधरी प्रभुराम चौधरी हो, अब उनके लिए वोट मांगने आप जाएंगे? चलिए बिल्कुल, गोपाल लोहिया आपसे अंतिम प्रतिक्रिया ले लेता हूं। अगर ब्रजेश पांडे ये कहना चाहते हो, आप कितने बार मिले थे मुख्यमंत्री से? कार्यकर्ता शिकायत करता था, मुलाकात नहीं होती थी। ब्रजेश पांडे आप भी बता दीजिएगा, ब्रजगोपाल लोहिया से पहले पूछ लेता हूँ। ब्रजगोपाल लोहिया सियासत करने आए, कोई संन्यास लेने तो आए नहीं है। जाहिर है कोई आप पुण्य और पाप जो है उसका भी अलग अलग तरह का पैमाना होता है। दूसरों को दोष देना बहुत आसान है, लेकिन खुद भी बहुत जी मुझसे पूछ रहे हैं किया जाए कि बहुत रिजवान जी, मैं अपने भाजपा के साथी से ये कहना चाह रहा हूँ। ब्रजेश पांडे अभी नहीं, पहले ब्रजगोपाल लोहिया से पूछ रहा हूँ मैं। जी मैं रिजवान जी यही कह रहा हूँ कि देखिए, एक सही आदमी गलत तरफ था, अगर उसने अपने आप को करेक्ट किया है तो उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं होना चाहिए। परंपरागत रूप से 3 पीढ़ियां हमारे साथ हैं। जयभान सिंह पवैया गलत आदमी है, गौरी शंकर सेजवार गलत आदमी है। सिंह का नाम दे रहे हैं, हमने कभी नहीं कहा और कभी कहने का सवाल भी नहीं उठता। विचारधारा का हम परिपालन करते हैं, उस विचारधारा का बहुत बड़ा नक्षत्र जयभान सिंह पवैया है, ये हम कभी नहीं कह सकते। परंतु मैं ये कह रहा हूँ कि उनकी दादी, एक समय में उनके पिताजी भी, उनकी दोनों भुआएं जहां थी, अब वो पूरा परिवार एक तरफ हो गया है। तो ये परिवार में जो आपस में डिफेक्शन था वो भी समाप्त हुआ है इसमें आने से। तो उन्हें कल तक जिन्हें गद्दार कहते रहे, कल तक जिनके श्रीमंत पर सवाल खड़े होते रहे, अब आज वो कह रहे हैं वो सड़क पे उतर जाएंगे। वो जिसलिए सड़क पे उतरे उन्हीं संविदा वालों को हटा दिया आपने, वो जिन संविदा के लिए आ रहे थे। मुझसे पूछ रहे हैं कि चलिए अब रिजवान जी मैं आपको फिर कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी
वक्त के चुनाव के घोषणा पत्र में जो था उसका पूरा पालन करना भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है। चुनाव का घोषणा पत्र नहीं है, सरकार कांग्रेस की बनी थी और सिंधिया ने कांग्रेस के घोषणा पत्र के लिए नाराजगी जताई है। भारतीय जनता पार्टी मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि सिंधिया जी ने उन्हें इसके लिए बाध्य किया था कि जो घोषणा पत्र है उसका अमल करिए, और भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र पे अमल करेगी और निश्चित करेगी, वो कर रही है। आपने फर्क देख लिया है। मान जी, ब्रजगोपाल लोया जी जब अपने उदयपुरा से भोपाल आते हैं तो वहां से यहाँ आने के बाद अपनी गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं और खुद की मसाज कराते हैं। इतनी हालत खराब हो जाती है उस रास्ते पे। 15 साल में सड़क नहीं बनवा पाए। शिशिर जी, आप भी उधर से आते हैं, मैं समझ सकता हूँ आपका दर्द, और मैंने उस रास्ते से जाना छोड़ दिया, मैं नहीं जाता उस रास्ते से। चलिए ब्रजेश पांडे, जल्दी से बताइएगा, मिलते नहीं थे मुख्यमंत्री, क्या कार्यकर्ता, क्या नेता, क्या पत्रकार? मैं तो ब्रजगोपाल भैया को इतना ही कहूंगा कि ब्रजगोपाल भैया सूप बोले तो बोले, चलनी क्या बोले जिसके 32 छेद हैं। अरे आप अपने कोरोना संक्रमण काल में प्रदेश के अंदर सबसे अधिक शराब बिकाने के मामले में नंबर 1 आप ये कैसे? अरे ब्रजेश पांडे, अब मैं इस पर नहीं जाने वाला। आप तो मौका मैंने केवल ब्रजेश पांडे, मैंने आपको केवल मौका दिया शिशिर उपाध्याय जो कह रहे थे उस पर कहने के लिए। आप नहीं जाऊंगा मैं ब्रजेश पांडे, मैं बोलने नहीं दूंगा अब आपको इस पर ना। आप भटकाइए नहीं, आप भटकाइए नहीं, मैं नहीं चर्चा नहीं कर सकता। ब्रजेश पांडे, मुख्यमंत्री आपसे मिलते थे कि नहीं, ये बता दीजिए। क्या कार्यकर्ता, क्या नेता, क्या पत्रकार, किससे मिलते थे? और वो चुनाव भी जीत करके चले जाएंगे आपकी कृपा से। आप लोग लोकतंत्र की शुचिता की हत्या कर दिए हैं। मैं समझ रहा हूँ आप लोग इस समय देश के अंदर आप जवाब नहीं देना चाहते तो मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं के साथ अपना, आप जवाब नहीं दे रहे हैं ब्रजेश पांडे, आप जवाब नहीं दे रहे हैं। हर जगह आपने उनके पास जवाब है नहीं, टेंडर ले लिया, इसलिए आप जवाब नहीं दे रहे हैं। वो नहीं कह सकते। ब्रजेश पांडे, आप समझदार व्यक्ति हैं, ऐसा नहीं करिए, ऐसा नहीं कीजिए। चुनाव होगा, इस चुनाव की वजह से प्रदेश की जनता को बोझ उठाना पड़ेगा। मत कीजिए, आपकी कोई आवाज नहीं आएगी, आप करते रहिए। शिशिर उपाध्याय का भी सवाल था, मैंने उसको दोहराया है। बता दीजिए कि मुख्यमंत्री आपसे कितनी बार मिले इन 1.5 साल में, कितने नेताओं से मिलते थे, कितने मीडिया के लोगों से मिले? आप ही किसी मीडिया वाले से मिला पाए उनको? सवाल बहुत है, नहीं मिले, संवादहीनता एक बड़ा आरोप है। बताइए ब्रजेश पांडे। जी रिजवान जी, चूंकि थोड़ी सी आवाज का डिस्टरबेंस है, मैं आपको इतना कहना चाह रहा हूं कि कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद मध्य प्रदेश की आवाम से मिले। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनने के बाद मध्य प्रदेश के पत्रकारों से मिले। कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद हर उस व्यक्ति से मिले जो राजनीति से जुड़ा था, हर विधायक से मिले, हर सांसद से मिले, सबको बराबर टाइम देते थे। और मैंने खुद सहज सरल और सुलभ मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के इतिहास के अंदर। ब्रजेश पांडे, आपसे कितनी बार मिले मुख्यमंत्री, यही बता दीजिए। शिशिर उपाध्याय पूछ रहे थे। मैं मुख्यमंत्री जी से कम 1.5 साल के अंदर कम से कम 15-20 बार मिला, और हर बार उन्होंने एक नई चीज कहा। बहुत बहुत बधाई आपको, आपको बहुत समय दिया उन्होंने, बहुत मौका दिया। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको। चलिए, आप इस चर्चा को समाप्त करते हैं। आप तीनों मेरे साथ जुड़े। आप तो बस सवाल यही है कि राज्यसभा में क्या होगा, रणनीति किस तरह से, कितनी कामयाब होगी किसकी, क्या 2-1 का ही नतीजा रहेगा या नतीजे में कोई तब्दीली भी आने वाली है? ऐसे बहुत से सवाल हैं। इस चुनाव में दलित, आदिवासी, ऐसे भी बहुत मुद्दे हैं। राजा और महाराजा की भी चर्चा है। जैसा कि शिशिर उपाध्याय कह रहे थे कि पहले भी चर्चा ये थी कि मध्य प्रदेश से राजा और महाराजा दोनों जाएंगे, इस बार अभी भी जा रहे हैं। ये अलग बात है कि पहले एक दल से जाने वाले थे, आप अलग अलग दलों से जा रहे हैं, विरोधी दलों से जा रहे हैं, और इस बीच में सरकार भी गिर गई है इन्हीं वजह से। ये राज्यसभा, राज्य सरकार जो पीछे थी उस पर बहुत भारी पड़ी है। मध्य प्रदेश की सियासत ने नए रंग देखे हैं इसको लेकर। लेकिन चलिए देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है, किस तरह से होता है, ऊँट किस करवट बैठता है, और जिन्हें
अपने अपने खेमे में भीतर घात को बचाना है, वो कितने कामयाब होते हैं और दूसरों के खेमे में कितनी सेंध लगाते हैं, इस पर सबकी निगाह है। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हम कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक मुझे दीजिए।